पिछली मर्तबा के चुनाव मुझे याद है और आप तकरीबन 1700-1800 वोटों से जीते थे, तो क्या वो टेंशन का फैक्टर है? पिछली बार का समीकरण और था, इस बार का इलेक्शन और तरह का। आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का, जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका, और अपना घर भरेंगे। तो वो बयान क्या था? नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन मेरी ईमानदारी को लोग यहाँ जानते हैं और मैं जितनी ईमानदारी से काम करता हूँ उसको चैलेंज करने की शक्ति बीजेपी में नहीं है। जो बयान आपका वायरल भी हुआ, कहीं लोगों में डेंट तो नहीं पड़ जाएगा उसका? नहीं, ये डर तो नहीं है आपको? कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस इसका मतलब क्या निकाल रही है सर? मैं ये आपको कांग्रेस मेरे कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने बयान को दोबारा से बयान दे के स्टैंड कर दिया, मैं उस बयान पे अडिग हूँ। पहला जवाब कांग्रेस प्रवक्ता का ये था कि हम इस तरीके के नीरज शर्मा के और शमशेर गोगी के बयान से खुद को अलग करते हैं, और ये अगर उन्होंने बयान दिया है तो ये बहुत शर्मनाक है। उनकी तरफ से यही तक कहा गया कि जनता उन्हें खुद जवाब दे देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई, हमारे रिपोर्टर्स की उदय भान से बात हुई, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये व्यक्तिगत बयान है और हमारा इन बयानों से कोई लेना देना नहीं। दरअसल हुआ क्या कि हिस्सेदारी शब्द आपके भी आ गया, कोटा शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कह दिया कि 50 वोटें दीजिए, एक सरकारी नौकरी लीजिए, एक विधानसभा को यानी अपनी एनआईटी फरीदाबाद को 2000 सरकारी नौकरियां मिलेगी। मेरे को मैंने सुना भी नहीं और मेरे पास फुर्सत नहीं। रात को 1 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ, मैं इस चक्रों में पड़ता नहीं। नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में अलग अलग शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, क्योंकि दौर विधानसभा चुनाव का है और इस दौर में बहुत कुछ चलता है। बयान भी आते हैं, उन बयानों के अलग अलग मायने भी निकाले जाते हैं और उन बयानों पे तड़का भी नजर आता है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, शमशेर गोगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मतलब इतना मिल रहा है कि इसकी मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। भाई ऐसा प्यार जनता का मिलेगा, और जनता ही इलेक्शन लड़ रही है, इसमें कोई मेरा ज़्यादा योगदान कम हो रहा है, जनता का योगदान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पिछली मर्तबा के चुनाव मुझे याद है और आप तकरीबन 1700-1800 वोटों से जीते थे, तो क्या वो टेंशन का फैक्टर है कि कहीं मार्जिन उसी तरीके का ना रह जाए? क्योंकि इस बार 5 दल चुनावी मैदान में हैं और 90 की 90 सीटों पर ये 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार का समीकरण और था, इस बार का इलेक्शन और तरह का है। इस बार एक तो कांग्रेस की लहर है और दूसरा ये है कि 5 साल में हमने मतलब जो प्यार और अपना व्यवहार जो लोगों के साथ रखा, उसका भी असर है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जो आपके ओपोनेंट है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिख समाज है, यहाँ पर राजपूत समाज है, जाट है, और पिछली बार के चुनाव का जो मार्जिन है, उस मार्जिन को अगर नज़र दौड़ाते हैं तो बीएसपी आईएनएलडी के साथ इस बार जा रही है। पिछली बार बीएसपी का उम्मीदवार काफ़ी स्ट्रांग यहाँ से था। सारे समीकरण बदल चुके और मैं बिना जाति के कैंडिडेट हूँ। मैं जात पात में अगर जात पात पे इलेक्शन होता तो मैं पिछली बार भी नहीं बनता। तो मैं तो मेरा अपना तरीका है काम करने का, और मैं जात पात में इसमें जाता नहीं हूँ। मेरा जो अपना लोगों के साथ संपर्क है, अपना तरीका है काम करने का, तो मेरे को भी लोग कुछ जात पात में लेते नहीं। और इस बार का इलेक्शन जात पात से ऊपर है। आपका एक बयान जो खूब सुर्खियों में है, उस बयान पर मैं आना चाह रहा हूँ। आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का, जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका, और अपना घर भरेंगे। तो वो बयान क्या था? नहीं, ऐसे नहीं है। वो तो बीजेपी का आईटी सेल के वो खंडे हैं। मैंने बयान दिया था भी यहाँ पे जिला बनेगा सरकार, और उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। वो बात करते करते तो मैंने कहा भाई उसमें फिर हम जो साथी साथ दे रहे हैं उसमें रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी। जब जिला बनेगा तो उनकी भी मदद करेंगे। और अपना मतलब घर कहने का मतलब था संध हल्का, उस संदर्भ में वो बात हो रही थी
वो मतलब बीजेपी वालों को मुद्दा चाहिए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, कोई विकास के कार्य में तो वोट मांग नहीं सकते। तो इसलिए इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी ईमानदारी को लोग यहाँ जानते हैं, और मैं जितनी ईमानदारी से काम करता हूँ उसको चैलेंज करने की शक्ति बीजेपी में नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके उस बयान में हिस्सेदारी शब्द भी था, उसमें रिश्तेदारी शब्द भी था, उसमें हिस्सेदारी का मतलब था सरकार में हिस्सेदारी। भाई सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तो ही हम किसी का भला कर पाएंगे। तो वो कोई हिस्सेदारी लफ्ज का मतलब नहीं भी सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी और तभी हम सेवा कर पाएंगे। मेरे आप सारे बयान सुनो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं बढ़िया सेवादार बनना चाहता हूँ, और मैंने 5 साल काम किया है एमएलए बन के। कोई एक पैसे की भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, और ये तो इनकी आदत है। लेकिन सर वो बीजेपी आईटी सेल ने क्या किया उस पर आप तमाम चीज़ें, आपके पास भी विकल्प है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस बयान की वजह से वो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई वो मेनली है कि रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपना घर भरेंगे। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा घर भरने की बात ही नहीं आई। वो आप अपना घर तो भरेंगे ही, ये लास्ट में कहा है आप। मैंने कहा भी फिर उसके बाद अपना घर का मतलब संद हल्के का भी करेंगे, बाहर वालों का भी करेंगे। हिस्सेदारी अगर मान लो मैं मंत्री बन जाता हूँ, वहां तक बात थी उसका संदर्भ उन्होंने बदल दिया। तो मैं जो रिश्तेदार यार दोस्त मदद कर रहे हैं उनकी भी मदद करेंगे। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस के ही आदमी है, तो कौन नहीं करता है। लेकिन अगर उसका वो जो मतलब वो निकाल रहे हैं वो मतलब ना था और ना कभी होगा और ना लोग उसको मानेंगे। तो कांग्रेस इसका मतलब क्या निकाल रही है सर? मैं ये आपसे कांग्रेस मेरे कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने बयान को दोबारा से बयान दे के स्टैंड कर दिया भी मैं उस बयान पे अडिग हूँ। मैंने जनता के हित की बात कही है, मैं उस बात पे अडिग हूँ। एक आधा लफ्ज आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसके अंदर कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन कल हमने इस मसले पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई, हमारे रिपोर्टर्स की उदय भान से बात हुई। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये व्यक्तिगत बयान है और हमारा इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। उसमें नीरज शर्मा का बयान भी था जो एनआईटी फरीदाबाद से आते हैं, उन्होंने भी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कही। ना मेरे को इसके बारे में पता, इसको मुद्दे पे मैं बात ही नहीं करना चाहता। ये बीजेपी के जो खंडे हैं इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, मैं एक लास्ट सवाल इससे जुड़ा पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन 1 घंटे का डिबेट होता है और अलग अलग चैनल्स पर इसे लेकर डिबेट हुआ, और उसमें पहला जवाब कांग्रेस प्रवक्ता का ये था कि हम इस तरीके के नीरज शर्मा के और शमशेर गोगी के बयान से खुद को अलग करते हैं, और ये अगर उन्होंने बयान दिया है तो ये बहुत शर्मनाक है। और भी मैं उसमें ऐड कर देता हूं जो उनके लफ्ज थे, अगर आप कहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। उनकी तरफ से यही तक कहा गया कि जनता उन्हें खुद जवाब दे देगी। इन बातों पर आप क्या कहेंगे सर? मैंने कुछ नहीं कहना इस पे, ठीक है, और मैं लफ्ज उसमें है ही नहीं। आप पूरी वीडियो सुनो। उन प्रवक्ताओं ने भी ये सुना नहीं होगा, जो मेरा बयान उन्होंने सुना ही नहीं होगा। मैंने ये थोड़ी कहा मैंने हम अपना घर, हम तो संद है, हल्का ही मेरा घर है। वो जो बयान देने वाले हैं उससे मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है सर, आपका बयान तो हो गया। नीरज शर्मा का बयान अगर आपने सुना होगा मैंने सुना नहीं ना, मेरे पास उसे लेकर दरअसल हुआ क्या कि हिस्सेदारी शब्द आपके में आ गया, कोटा शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कह दिया कि 50 वोटें दीजिए, 1 सरकारी नौकरी लीजिए, 1 विधानसभा को यानी अपनी एनआईटी फरीदाबाद को 2000 सरकारी नौकरियां मिलेगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा को दी जाएगी, और 2000 जो सरकारी नौकरियां हैं वो 1 विधानसभा को मिलेगी। वहां से इरप्ट और ज्यादा ये हो गया सर। उस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मैंने सुना भी नहीं, और मेरे पास फुर्सत नहीं। रात को 1 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ। मैं इस चक्रों में पड़ता नहीं। मैं सोशल मीडिया के सारे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार के, अपने प्यार के उस सारे से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो सर जो बयान आपका वायरल भी हुआ, कहीं लोगों में डेंट तो नहीं पड़ जाएगा उसका? ये डर तो नहीं है आपको? कोई फर्क नहीं है। जब ये बयान वायरल हो रहा था उस दिन मैं बड़े गांव में था जिसमें 11,000 वोट है, और उस बड़े गांव में इतना बड़ा फंक्शन था, उन्होंने सारा दिन चला। आज भी आप देख लो क्या हो रहा है। इन बातों से कागज की किस्ती जो है वो कभी चलती नहीं है। तो आपको रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है लोगों का, और इस बयान के बाद खास तौर पर? इस बयान के बाद कुछ भी नहीं है, फर्क ही नहीं है। अभी मंडी में था मैं, सबसे पढ़ी लिखी बरादरी, आप देखो पूरी मंडी मेरे साथ। तो सर इस पर आ जाते हैं
कि 5 कैंडिडेट्स यहाँ से हैं, कुछ निर्दलीय भी है जो यहाँ से अगर 1000 वोटें भी लेते हैं, आप आम आदमी पार्टी को भी ले लीजिए, 1000 से 1500 वोट अगर वो खींच लेते हैं और पिछली बार का मार्जिन 1700 का था, तो ये सिरदर्द तो नहीं बढ़ाएगा शमशेर गोगी के लिए? नहीं, इस बार तो मैं आपको बता दिया भी जनता इलेक्शन लड़ रही और मार्जिन भी तय जनता ही करेगी। ठीक है सर, मैं कांग्रेस पार्टी पर आता हूं और कांग्रेस पार्टी के वर्किंग स्टाइल पर आता हूं। जब टिकटों की अनाउंसमेंट हुई तो शुरुआती दौर में आपका नाम तो आ गया, क्योंकि जो पहली लिस्ट आई 31 की फिर 1 की, उसमें 28 सिटिंग एमएलएस थे, आपका भी नाम उसमें था। लेकिन उसके बाद 11 तारीख तक लिस्ट का वेट ही करते रह गए। लिस्ट इतनी देरी से निकालना ये कहीं कैंडिडेट्स के लिए भारी तो नहीं पड़ गया? देखो, मेरे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, टिकट लिस्ट निकालने वालों में मेरा हाथ नहीं है, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। और सर सीएम फेस क्या रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का? राहुल गांधी बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर। और कुमारी सैलजा की अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जाति सूचक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हालांकि बयान भी आया कि वो हमारी बहन है और इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखो, जिस आदमी ने भी ये, उसकी मानसिकता ही ऐसी होगी, वरना वो मेरे लिए तो देवी है वो। जाति इसमें कहाँ गई? एक तरफ तो नारी की हम इज्जत करते हैं बहुत, और फिर हम उसके ऊपर ये बातें करें, तो मेरे को लगता नहीं, ये सब गलत बात है, निंदनीय है। और आपको लगता है कि विधानसभा के रण में कुमारी शैलजा को होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी? हाई कमांड तय कर चुकी है, इसके बाद टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये उससे पहले पूछते आप तो मैं बता देता। और बीजेपी के वर्किंग स्टाइल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हुए ये तक कहती है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी सिर फुटअव्वल बहुत ज़्यादा है और वो सिर फुटअव्वल हर जगह पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। सिर फुटअव्वल कांग्रेस में है या बीजेपी में? कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोगों को बाहर से ले आके, 10 साल राज करने के बाद भी टिकटार्थी नहीं है, बाहर से किराए पे ले आ रहे। तो बीजेपी की किसी बात का मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। बीजेपी मतलब एक ऐसी पार्टी है जिसको इस देश से कोई लेना देना नहीं। सत्ता में बनने के लिए वो कुछ भी कर सकते, और 10 साल में उसके सबूत है। इलेक्शन के बाद आप आना, मैं एक एक बता दूंगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की अगर बात करें तो वो ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। उसे शमशेर गोगी कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होगा उसको 100% लागू करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरे को पूरा यकीन है। मैंने अभी सुना है भाई औरतों के लिए भी एक रखी गई है, और जैसे 2000 रुपये दिए जाएंगे। हाँ, जो बात उन्होंने कही है, 300 यूनिट शायद फ्री बिजली है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं अभी, लेकिन जो कांग्रेस कहेगी वो करेगी। मैं राहुल गांधी पर आना चाह रहा हूं सर। आरक्षण की बात बहुत हो रही है, आरक्षण के साथ साथ बात ये भी हो रही है कि आरक्षण को क्या खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां पर जाकर उन्होंने एक बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। क्या ये मसले ग्राउंड पर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो भारी पड़ते हैं या इनका कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सिर्फ बीजेपी के IT सेल का ड्रामा है। ये नहीं सर, राहुल गांधी जो बोलता है सच बोलता है, और इस देश में संविधान को ख़त्म करने की साजिश RSS और बीजेपी की थी। वो तो जनता वक्त रहते समझ गई, इसलिए वो फेल हो। लेकिन सर ये बयान तो राहुल गांधी ने दिया ना आरक्षण को लेकर, ये इसमें बीजेपी IT सेल या मीडिया उनकी क्या बयान दिया उन्होंने? उनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण को जो है वो खत्म किया जा सकता है। हालांकि उसके बाद वो कर दिया है सर। ऑलरेडी आउटसोर्सिंग जो है वो आरक्षण खत्म करने का ही रास्ता है। जो आप सीधे IAS भर्ती कर रहे हो प्राइवेट उससे ले आके UPSC में, एक भी रिजर्व का किया हो तो बताओ, सारे के सारे वही करे। तो ये मनुस्मृति का सौदा जो है, इसको इलेक्शन के बाद करेंगे। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग थे कांग्रेस पार्टी के लिए कि 0 के आंकड़े से वो 5 पर आई, उसका कितना असर देखते हैं आप? क्योंकि इस इलाके की अगर बात करते हैं तो मनोहर लाल के लिए आपके हलके से मेरे हिसाब से सिर्फ 1000 वोटें उन्हें ज़्यादा मिली बाकी जगह से, क्योंकि पानीपत आपके बिल्कुल साथ लगता है, ग्रामीण और शहरी, और वहाँ से तकरीबन 45-50 हज़ार वोटें ज़्यादा थी। अब इलेक्शन का टाइम है, कुछ करना ठीक नहीं है।
कैसे कहीं ना सर? कहीं कैसे? हमारी कुछ कहीं ना कहीं कमी रही है। सवाल अगर जनता पर ही उठा देंगे। मैं जनता पे सवाल कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो खेद अपने व्यक्त कर अपने अपने आप को जनता कह के अफसोस जाहिर कर रहा हूँ। मैं खुद भी जनता हूँ। तो आप कुल मिला के कह ही रहे हैं कि जो 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा जीती, आनी चाहिए थी। कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? 7-8 सीटें आनी चाहिए। तो कमी कहाँ रहेगी? कमी मेरे को पता है, लेकिन इलेक्शन के बाद बताऊंगा। अच्छा, तो ये जो विधानसभा की टिकट वितरण हुआ है, ये ठीक हुआ है कि इसके लिए भी बाद में जो हो गया उसके बाद मैं कमेंट नहीं करता। हाई कमांड का जो फैसला वो सिर मत थे। कुछ बातें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई और आप तो बहुत एक्टिव विधायकों में से रहे। जब आप चंडीगढ़ भी आते थे, आवाज़ खुलकर अपनी बुलंद करते थे। मसला अग्निवीर का है, मसला पीपीपी का है, मसला महंगाई का है, मसला ओपीएस का है। इन बातों को लेकर कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर खेलती है और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करती है। क्या वाकई में आप घेर पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया गया कि अग्निवीर के जो जवान होंगे वो जब वापस आएंगे तो उन्हें हरियाणा में सरकारी नौकरी गारंटेड दी जाएगी। जो ओपीएस है उसके लिए यूपीएस केंद्र की तरफ से लाया जा रहा है। किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी गई थी नायब सैनी सरकार ने। कहने का मतलब ये कि अल्टरनेटिव्स तलाश लिए गए हैं। आप एमएसपी का मतलब समझते हो? नायब सैनी ने कोई एमएसपी की गारंटी घोषित नहीं की। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी देगी। नायब सैनी ये कह रहा है कि मैं इतनी फसलों की हरियाणा में परचेज करता हूं। सर, अगर इतना ज्ञान आपको है तो क्या जो आपके घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपने मेरे से आपके घोषणा पत्र में भी है कि हम एमएसपी पर तमाम फसलें देंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। नायब सैनी जी ये बताएं कि उन 23 में से कितनी फसलें कितने परसेंट खरीदते हैं। ये कहते हैं हमने स्वामीनाथन चालू कर दिया। आज भी C2+ तो छोड़ ही दो, C2 ही नहीं है। अगर C2 भी एमएसपी हो जाए और उसकी लीगल गारंटी हो जाए तो भी किसान बच जाएगा। तो प्लस की तो बात की बात है, उसको बदल के A2 कर दिया अपने आप। ये तो मजाक समझते हैं संविधान को भी, कानून को भी, और वो 10 साल में आपने देख भी लिया। इस देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ना, समाज बिगाड़ना, आपस में नफरत पैदा करना भाई से भाई की, ये सबसे बड़ा घटिया काम है। और वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे हो सकती? हमारी पार्टी ने तो लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो लोग वो हैं जिन्होंने 200 साल अंग्रेजों का राज कराया। ये उनके साथ थे, और हमारे दिए हुए लोकतंत्र में वो सत्ता में। और कांग्रेस की बुराइयां गिनाते हैं, नेहरू जी का कभी ले जाते हैं, कभी गांधी जी पे भी बोल देते हैं। सर, ये तमाम बातें वो बोलते हैं लाजमी तौर पर, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ थे और आप ही सत्याग्रह लड़ रहे थे, ये कह देना भी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी? बिल्कुल। आप आरएसएस का एक बंदे का नाम मेरे को उसमें इतिहास में लिखा दिखा दो। फिर वो इसके लिए तर्क ये देते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता तो है नहीं, तो उनकी तरफ से मैं क्या देता हूँ इस पर, जो वो तर्क देते हैं, वो तर्क ये देते हैं कि इतिहास भी आपने लिखा, तो फिर ऐसे में मैं कहता हूँ लिखा। हाँ, जो वहां पे अंडमान में लिखा हुआ है ना इतिहास, वो तो उसी टाइम का लिखा हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का। बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमने नहीं लिखा। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। नहीं, क्या मेरे हक में फैसला देगा? झूठ बोलते हैं ना, नरेटिव फैलाते हैं वो। देखो, जो बुजदिल नेता होता है ना, वो धर्म और जाति का सहारा लेता है। एक बात जो बीजेपी बहुत ज़्यादा कहती है, और आपसे इसका जवाब लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसी दिशा में हमारी बातचीत चल रही है लगातार, क्योंकि हम बहुत से अलग अलग नेताओं से आप ही की तरह साक्षात्कार कर रहे हैं। वो कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 5 सीटें तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली, लेकिन अब की बार जो है वो विधानसभा में हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। हैट्रिक? आप पढ़े लिखे आदमी हो, सेकंड ट्रिक लगी। सेकंड टाइम कहाँ जीती बीजेपी? गठबंधन में सर हो सकता है। छोटो यार, जीतने के बाद गठबंधन हुआ है। जो सरकार बनाता है उसी को तो सरकार का श्रेय जाएगा ना। नहीं। मोदी सरकार से एनडीए सरकार होगी ना। 40 सीट मिली थी, जनता ने तो हरा दिया था। लूट गठबंधन तो बाद में बना है। लेकिन जब चुनाव होते हैं मैं कहता हूं सरकार बननी जिताया तो नहीं सर। जब चुनाव होते हैं लोकतंत्र में तो कोई सरकार तो बनाएगा। हाईएस्ट एमएलए तो बीजेपी के थे। फाइनल सुन लो जी। पिछली बार ये 10 सीटें जीते थे, इनकी 40 आई थी। इस बार ये 5 जीते हैं, इनकी 20 से नीचे आएंगी। ठीक है,
बीजेपी की 20 से कम सीट्स आएंगी। आप नोट करके बिल्कुल, इसको हम बाद में भी प्ले करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी सर? कांग्रेस पार्टी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे पिछले, जितनी कांग्रेस की आज तक पहले आई है उससे ज्यादा आएंगी। कितने प्लस पे रहेगा वो बता? कितनी प्लस आएंगी ये मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए है, राजनीतिक बीजेपी के लिए है। मैं उसका इसलिए आंकड़ा दिया मैंने 10 पे 40, और जब आदमी नीचे को गिरता है नीचे आगे स्पीड बढ़ जाती है, एकदम गिरता है। ठीक है, आखिरी पड़ाव पे हमें इंटरव्यू के मैं जेजेपी और आईएनएलडी को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जेजेपी तो बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई चाटती रही और अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो मुश्किलें लाजमी तौर पर उन्हें हो रही है। जेजेपी को कितना सीरियसली देखते हैं शमशेर गोगी? इतनी सीरियस है कि असंध में उनका कैंडिडेट नहीं है बस। और सर आईएनएलडी को, क्योंकि अभय चौटाला कह रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि आईएनएलडी के बिना कोई सरकार बना ले, वो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इसका जवाब भी मैं बाद में दूंगा। सवाल ये कि ये पूरा जो शो है, ये शो है राज की बात, तो शमशेर गोगी एक राज की बात बता दें जो वो अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने हलके के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पर्सनल भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है और राजनीतिक भी हो सकती है। राज की बात यह है कि हर नेता को अपने लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद वहीं जाके हाथ फैलाने। अगर आप प्यार से व्यवहार करोगे तो उधर से भी प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर जो हाल होता है, जो अब की बार बीजेपी का होगा वही होगा। चलिए शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य समाचार के साथ आप जुड़े और खुलकर आपने जवाब दिए। तो ये आपने शमशेर गोगी को सुना जो असंध से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी और जिस बयान को लेकर खूब सुर्खियां थी उस पर भी खुलकर उन्होंने अपनी बातें कही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार। पिछली मर्तबा के चुनाव मुझे याद है और आप तकरीबन 1700-1800 वोटों से जीते थे, तो क्या वो टेंशन का फैक्टर है? पिछली बार का समीकरण और था, इस बार का इलेक्शन और तरह का। आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका और अपना घर भरेंगे, तो वो बयान क्या था? नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी ईमानदारी को लोग यहाँ जानते हैं और मैं जितनी ईमानदारी से काम करता हूँ उसको चैलेंज करने की शक्ति बीजेपी में नहीं है। जो बयान आपका वायरल भी हुआ, कहीं लोगों में डेंट तो नहीं पड़ जाएगा उसका? ये डर तो नहीं है आपको? कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस इसका मतलब क्या निकाल रही है सर? मैं ये आपको कांग्रेस मेरे कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने बयान को दोबारा से बयान दे के स्टैंड कर दिया, मैं उस बयान पे अडिग हूँ। पहला जवाब कांग्रेस प्रवक्ता का ये था कि हम इस तरीके के नीरज शर्मा के और शमशेर गोगी के बयान से खुद को अलग करते हैं, और ये अगर उन्होंने बयान दिया है तो ये बहुत शर्मनाक है। उनकी तरफ से यही तक कहा गया कि जनता उन्हें खुद जवाब दे देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई, हमारे रिपोर्टर्स की उदय भान से बात हुई, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये व्यक्तिगत बयान है और हमारा इन बयानों से कोई लेना देना नहीं। दरअसल हुआ क्या कि हिस्सेदारी शब्द आपके भी आ गया, कोटा शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कह दिया कि 50 वोटें दीजिए, एक सरकारी नौकरी लीजिए, एक विधानसभा को यानी अपनी एनआईटी फरीदाबाद को 2000 सरकारी नौकरियां मिलेगी। मैंने सुना भी नहीं और मेरे पास फुर्सत नहीं। रात को 1 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ, मैं इस चक्रों में पड़ता नहीं।